नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, भूगोल की श्रृंखला जारी थी और उसी का टॉपिक था नदी, यानी भारतीय नदी तंत्र। और भारतीय नदी तंत्र को मैंने दो भागों में विभाजित किया था, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक, उत्तर भारत की नदियों का वीडियो समाप्त हो चुका था और आज का जो वीडियो होगा वो होगा दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ। आइए कुछ देखते हैं उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में कुछ विशेषताएं। उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं इनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों में वर्ष भर पानी नहीं बहता है। क्यों नहीं बहता है? क्योंकि उत्तर भारत की नदियों में जो जल है वो ग्लेशियर से प्राप्त होता है और वर्षा से भी प्राप्त होता है। ग्लेशियर, ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर और बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं जिनसे कि पानी बहता हुआ या पिघलता हुआ इन नदियों में आकर के चलता रहता है। इसलिए उत्तर भारत की नदियों को हम क्या बोलते हैं? वर्ष भर पानी इनमें चलता रहता है। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ यानी इन्हें बहुवर्षीय बोलते हैं, हमेशा इनमें पानी बहता रहता है। और दक्षिण भारत की नदियों में पानी सिर्फ वर्षा के मौसम में आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मौसमी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसमी नदी बोलते हैं। इनमें ग्लेशियर तो पाए नहीं जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि इनमें जब वर्षा होती है तभी पानी आता है। लेकिन एक नदी कावेरी नदी है, जो कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जिसमें पानी वर्ष भर रहता है। ये अपवाद है, इसके बारे में विशेषकर चर्चा करेंगे। आइए और देखते हैं क्या इनमें अंतर है। उत्तर भारत की नदियाँ गार्ज का निर्माण करती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ गार्ज का निर्माण नहीं करती हैं। ये गार्ज का निर्माण क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ये नदियाँ अपने तल को काटकर संपूर्ण कर चुकी हैं, इससे ज़्यादा ये तल अपना नहीं काट सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि नदियों का कार्य होता है वो अपनी तली को काटते रहें, छांटते रहें, और समुद्र तल तक वो अपना कार्य करती रहती हैं जब तक समुद्र के तल को प्राप्त नहीं कर लेती हैं। ये जो होता है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, इसकी जो जगह है बहुत ही कठोर है, यानी चट्टानों से भरपूर है, इसलिए नदियाँ इसको ज़्यादा गहराई या गार्ज नहीं बना पाती हैं। ठीक, उत्तर भारत की नदियाँ विसर्पण करती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ विसर्पण नहीं कर पाती हैं। रीजन यही है कि उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं। ठीक, विसर्पण कैसे बनाती है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। दूसरी बात, उत्तर भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की अपेक्षाकृत अधिक लंबी हैं, क्योंकि उत्तर भारत की नदियों का जो उद्गम स्थल है और मुहाना काफ़ी दूर है, यहाँ से यहाँ तक, इधर से यहाँ तक, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ का मुहाना, ये रहा मुहाना और ये रहा उद्गम स्थल पास में है, इसलिए इनका क्या है? लंबाई कम होती है। दक्षिण भारत की नदी जैसे कि वो उत्तर भारत की नदी जो हिमालय से निकलती है, गंगा यानी भारत से ही निकलती है, उसकी लंबाई 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर, जबकि दक्षिण भारत की अधिकतम लंबाई 1465 किलोमीटर जो कि गोदावरी की है। ठीक, ये आप अंतर स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है। ठीक, अब आज का जो टॉपिक होगा वो होगा दक्षिण भारत की नदियाँ, और दक्षिण भारत की नदियों को भी हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। दक्षिण भारत की नदियाँ, इनको हमने दो भागों में विभाजित किया, एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। पहला क्या है? बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, और दूसरा है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो आज का जो टॉपिक होगा वो दक्षिण भारत की नदियों में बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। आइए देखते हैं ये नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, पॉइंट नोट करके डाल लीजिएगा, यानी सारे पॉइंट नोट करना। अभी तक जितना मैंने बताया कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों की विशेषताएं, इनमें क्या क्या है, सारी पूछी जाती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, उनका
उत्तर से दक्षिण का क्रम निम्न है। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि दक्षिण भारत की नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं और उत्तर से दक्षिण का क्रम निम्न है। पहला दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई और ताम्रपाणी। ठीक, ये नदियां उत्तर से दक्षिण का इनका निम्न क्रम है। आइए सबसे पहले देखते हैं दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। नोट करते रहना सारे पॉइंट। ठीक, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में अपना जल प्रवाहित करती है। यानी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो डायरेक्ट अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरा करके उत्तर भारत की एक नदी है हुगली, गंगा की ब्रांच है हुगली, जिसमें अपना जल गिराती है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी का नाम बताओ जो अपना जल डायरेक्ट सीधा या सीधा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है, तो वो है दामोदर नदी। ठीक, दामोदर नदी दक्षिण वो छोटा नागपुर पठार की वंश घाटियों से होकर के निकलती है। अब बात आती है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी जो है वो ये रही कर्क रेखा। कर्क रेखा में ही या कर्क रेखा के समीप एक शहर है रांची, यानी झारखंड की राजधानी रांची। तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप निकल करके उड़ीसा के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, या यूं बोल सकते हैं मुहाना बनाती है। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर, ये काला स्पॉट है, ये है जमशेदपुर। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि ये जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, इसे हम भारत का रूर कहते हैं। यहाँ पर कच्चा माल अत्यंत मात्रा में मिलता है, जैसे लोहा, कोयला, अन्य चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है, औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा हैं और जमशेदपुर भी खुद में एक औद्योगिक इकाई है जिसमें से निकलने वाला केमिकल युक्त जल स्वर्णरेखा नदी में गिरता है, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी में किसी भी प्रकार का कोई जलीय जंतु नहीं पाया जाता है। ठीक, इसीलिए इस नदी को क्या बोलते हैं? इस नदी को जैविक मरुस्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल। पूछा जाता है किस नदी को जैविक मरुस्थल बोलते हैं, तो स्वर्णरेखा नदी को ही हम जैविक मरुस्थल बोलते हैं, क्योंकि इस नदी में किसी भी प्रकार का कोई जलीय जंतु नहीं पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा आप नोट कर लें कि स्वर्णरेखा नदी को उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है। एक पॉइंट नोट कर लो कि स्वर्णरेखा नदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है, और बिहार का शोक किसे बोला जाता है आप जरूर कमेंट करें, और बंगाल का शोक किसे बोला जाता है आप उसको भी कमेंट करें। ये तो बात हो गई है स्वर्णरेखा नदी की। ठीक, अब बात करते हैं बैतरणी नदी। बैतरणी नदी, बैतरणी नदी उड़ीसा के, ये काला स्पॉट दिख रहा, ये क्योंझर, नोट करेंगे क्योंझर, क्योंझर का पठार। ठीक, बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर, ये क्योंझर का पठार है, ये काला स्पॉट बना है, क्योंझर का पठार है। तो बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकल करके उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है, और ये नदी पूर्णतः उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा में ही समाहित हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। बस इसके बारे में इतना पर्याप्त है। किस नदी के बारे में? बैतरणी नदी। ठीक, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल ये रहा झारखंड की राजधानी रांची। आप नोट करेंगे कि ब्राह्मणी नदी
झारखंड की राजधानी रांची के समीप, ये झारखंड की रांची है राजधानी, और इसके समीप से ही ये निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है, ब्राह्मणी नदी। ठीक, इसके बारे में इतना पर्याप्त है कि ब्राह्मणी नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकल करके और उड़ीसा के तट पर क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है, ब्राह्मणी नदी। ठीक, इसके बाद एक प्रश्न नोट करो, छोटा नागपुर पठार। देखो, एक दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, इसको बैतरणी को छोड़ के एक प्रश्न पूछा जाता है। ये 4 ऑप्शन देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है। तो दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी, ये तीनों नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जबकि बैतरणी क्योंझर पठार से निकलती है उड़ीसा के। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है। यहां तक कंप्लीट हो गया। अगली हेडिंग डालिएगा महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ठीक, देखिएगा, महानदी ये रहा छत्तीसगढ़, ये क्या रहा? छत्तीसगढ़। महानदी, ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकल करके और आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, आंध्र प्रदेश के तट पर डेल्टा बनाती है। ये छत्तीसगढ़ रहा, यहाँ से निकल करके और ये डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश की तट पर। ठीक, महानदी। महानदी बेसिन, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था महानदी बेसिन। बेसिन क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। तो महानदी जो है वो बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन क्या होता है? इस टाइप का आकार, यानी कि जो नदी होती है उसके दोनों साइड पे थोड़ा ऊंचा स्थल होता है, इस टाइप से। ये जो स्थान होता है यहाँ पर धान बहुत होता है। तो महानदी बेसिन में धान के लिए विश्व प्रसिद्ध है, आप इतना याद रखना। महानदी, ये कटक है, ये है कटक। ये कौन सा? ये कटक जगह है उड़ीसा में। तो यहां पर क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। कौन? महानदी। ठीक, कटक, ये रहा कटक के समीप, ये तट रहा, यहां पर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। यानी कि जब कोई नदी मुहाने पर कई धाराओं में वितरित हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, तो यानी कि ये महानदी भी डेल्टा का निर्माण करती है और महानदी बेसिन धान की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, महानदी के बारे में हो गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गोदावरी। क्या डालेंगे? गोदावरी। ठीक, क्या डालेंगे? गोदावरी। गोदावरी के बारे में नोट करो कि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहला पॉइंट, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। पॉइंट नोट करो कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबक भी लिखा होता है, कहीं त्र्यंबकेश्वर लिखा होता है, इससे कोई फर्क नहीं, या त्र्यंबक भी लिखा हो तब भी आप सही मानना। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर के समीप से होता है और ये नदी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। और ये जो है गोदावरी नदी भी क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी नदी भी क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है।
और ये जगह जो है विजयवाड़ा है। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश तट पर विजयवाड़ा के समीप डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और ये नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां निम्न हैं। आप नोट करते रहना। मंजीरा, ठीक है, मंजीरा, इसके बाद प्रवरा, इसके बाद पूर्णा, इसके बाद पेनगंगा, इसके बाद प्राणहिता, इसके बाद इंद्रावती। ठीक, देखिएगा गोदावरी की हेडिंग डालिएगा, गोदावरी की निम्न सहायक नदियां, मंजीरा, प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। ये नदियां क्या हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक, ये जो नदी है मंजीरा, ये सहायक नदी है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गोदावरी की एक सहायक नदी का नाम बताओ जो दाईं तरफ से जाकर के मिलती है। देखिएगा, ये जो नदी है ये दाईं ओर से गोदावरी में मिलती है और इसका नाम है मंजीरा। बाकी की सारी सहायक नदियां बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। ये रही मंजीरा। इसका विशेष पॉइंट नोट कर लो कि मंजीरा नदी किसकी सहायक है? गोदावरी की है, जो बाईं ओर से आकर के मिलती है। वो बात दाईं ओर से, ये कौन सा है? दायां तरफ। देखो ये कौन सा है? दायां तरफ, दाईं ओर से मिलती है। बाद बाकी सारी नदियां बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। ठीक, इसके बाद वैनगंगा, ये नोट कर लो कि वैनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। पॉइंट डाल के नोट कर लो कि वैनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, और एक ये है इंद्रावती नदी। कौन सी? इंद्रावती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए, देखो ये इंद्रावती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए और इस नदी में यानी कि गोदावरी नदी में मिल जाती है। और ये इसकी होगी सहायक नदियां। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये नदी किस नदी की सहायक नदी है। बात हो गई है गोदावरी की। ठीक, गोदावरी नदी जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक, गोदावरी के बाद में ठीक पर्याप्त हो गया है। अब देखिएगा, ये था विजयवाड़ा के समीप क्या करती है? विजयवाड़ा के समीप में डेल्टा का निर्माण करती है। अब आइए कृष्णा नदी, इसके बारे में नोट करो। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी और इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर, 4401 किलोमीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटक भी पड़ जाएगा थोड़ा। 4 राज्यों में, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों में बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से होता है। इस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से होता है। ठीक, मैंने आपको बताया था महाबलेश्वर के बारे में। महाबलेश्वर ये कौन सा घाट है? ये पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और पहली सबसे ऊंची चोटी मैंने क्या बताई थी उसको जरूर कमेंट में करिएगा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और ये नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और ये जो है कौन?
कृष्णा नदी, ये नदी कृष्णा नदी और गोदावरी के बीच में, ऐसे लिखेंगे, कृष्णा नदी और गोदावरी के बीच में एक झील का निर्माण होता है जिसे कोलेरू झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेरू झील। ठीक है, ये गोदावरी का डेल्टा रहा, ये कृष्णा नदी का डेल्टा रहा। ये डेल्टा आपस में लगभग मिल गए हैं, इनके बीच में गैप नहीं रहा है, और इन्हीं दोनों के बीच में एक झील है, उस झील का नाम है कोलेरू झील। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोलेरू झील किन दो नदी डेल्टाओं के बीच में है, तो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है, कृष्णा नदी। ठीक, इसके बाद कृष्णा नदी की निम्न सहायक नदियां इस प्रकार हैं। कृष्णा नदी की निम्न सहायक नदियां इस प्रकार हैं। तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा। इसके बाद धार प्रभा, माल प्रभा, ठीक, माल प्रभा। इसके बाद दूध गंगा, पंचगंगा, ठीक, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। कृष्णा नदी की निम्न सहायक नदियां हैं जो इस प्रकार हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तुंगभद्रा नदी, धार प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। ठीक, तुंगभद्रा नदी दो नदियों के रूप में जन्म लेती है। ये तुंगभद्रा नदी है, ठीक है, तुंग और भद्रा दो नदियों के रूप में जन्म लेती है, इसका नाम इसीलिए पड़ गया तुंगभद्रा नदी। ठीक, इसके बाद एक है मूसी नदी। इसके बारे में जान लीजिएगा कि हैदराबाद, भाई आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या? हैदराबाद। लेकिन अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी आने वाले समय में वो क्या होगी? अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी आंध्र प्रदेश, वो हैदराबाद। तो हैदराबाद जो शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा है, मूसी नदी के किनारे। कौन सा? हैदराबाद। याद रखना, हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, याद रखना। ये इसकी क्या हो गई? सहायक नदियां हो गई। बात हो गई कृष्णा नदी के बारे में। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिएगा पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। आइएगा देखते हैं। पेन्नार नदी कावेरी और कृष्णा के बीच में है। इतना आप समझिएगा कि पेन्नार नदी कावेरी और कृष्णा के बीच में स्थित है। ठीक, पेन्नार नदी जो है वो यहाँ, ये जो है ना, ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश तट, यहीं तक ऐसा निकल करके इसके यहाँ पर अपना गंगा के बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है। इसके बारे में विशेष नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतना जान लीजिएगा कि कावेरी और कृष्णा के बीच में ये नदी बहती है। ठीक, इसके बाद बात आती है कावेरी नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कावेरी नदी, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। आइए चर्चा करते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक, ये पड़ेगा कर्नाटक। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और ये अपना भी डेल्टा का निर्माण करती है। और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, इतने राज्यों में इनकी सहायक नदियों का मतलब जलग्रहण क्षेत्र है। बाकी का तो ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु मेन है, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, लेकिन इसकी सहायक नदियां इधर से भी आती हैं, इधर से भी आती हैं। तो जलग्रहण क्षेत्र जो इसका है वो 4-5 राज्यों में है। कर्नाटक, थोड़ा सा केरल, इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जल इसका जो है कावेरी नदी का बहुत विवादों में रहा है। इसका जो जल है यानी जल बंटवारा है वो सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार दस्तक दे चुका है, अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हो पाया। किन दो प्रदेशों के बीच में रहता है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु,
कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इसका हमेशा विवाद रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, लेकिन इसका निस्तार नहीं हो पाया है। जिसका विवाद रहता है, विवादों में बहुत रहती है कावेरी नदी, ठीक है, और ब्रह्मगिरी चोटी से कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में प्रवेश कर जाती है, ठीक। इसके बाद कावेरी नदी वर्ष भर बहती है, कावेरी नदी वर्ष भर बहती है। उसका रीजन ये है कि ये जो है वो ये नदी जो है वर्ष भर बहती है। क्यों, आइए देखते हैं। इसलिए बहती है क्योंकि इसको दो रूपों में जल मिलता है। जल कितने रूपों में मिलता है? दो रूपों में मिलता है। एक होता ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, या इसको बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक। देखिएगा, ये ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम जब मानसून होता है तब इसको वर्षा का जल मिलता है। दूसरा है निचला जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक। निचला जल ग्रहण क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी मानसून। इसलिए क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून करीब 4 से 5 महीना जल मिलता है इसको, ठीक। और उत्तरी पूर्वी मानसून यानी कि सर्दियों में भी वर्षा यहाँ होती रहती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। ये हो गया ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र या दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। यहाँ से मानसून उठता है और यहाँ पर वर्षा कराता है जिससे इसको जल मिलता है। इसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून, ये रहा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व मानसून यानी कि इधर से ऐसा मानसून ये आता है और यहाँ पर यानी कि ये जो रहा आपका पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट के बराबर में आता हुआ और यहाँ पर आकर के ये वर्षा कराता है। ये सारे राज्य छोड़ देता है उत्तरी पूर्वी मानसून से। जब मानसून बताएंगे तो हम आपको विशेषकर इसके बारे में बता देंगे। इसलिए क्या होता है, इस नदी में पर्याप्त मात्रा में और पूरी वर्ष भर जल बहता रहता है। इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं कावेरी नदी को। आगे ये बात वैगाई नदी। वैगाई नदी तमिलनाडु के वरुसनाद हिल, ये रही वरुसनाद हिल, ठीक है। वैगाई नदी तमिलनाडु के वरुसनाद हिल से निकल करके और ये जो रहा आपका रामेश्वरम, ये रामेश्वरम है यहाँ पर, और बंगाल की खाड़ी में, या बंगाल की खाड़ी नहीं यहाँ पर बोलेंगे, ये जो होगा वो होगा आपका पाक जल संधि, पाक जल डमरू, जल डमरू। पाक जल डमरू में अपना जल प्रवाहित करती है, गिराती है। ये रहा यहाँ पर रामेश्वरम। ये क्या हो गया? श्रीलंका हो गया, ठीक। ये कौन सी नदी हो गई? वैगाई नदी। और वैगाई नदी जो है, इसी नदी के किनारे एक है स्थान मदुरै। क्या है? मदुरै। मदुरै को मंदिरों का स्थान बोला जाता है। मंदिरों के ये स्थान बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है मदुरै। बहुत सारे मंदिर हैं। मीनाक्षी मंदिर, कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर भी मदुरै शहर में ही है और ये प्राचीन काल यानी करीब 2500 वर्ष पूर्व इसका हिसाब किताब है। ये जाना जाता है जैसे उत्तर भारत में काशी एक प्राचीनतम नगरी है, उसी प्रकार से मदुरै भी प्राचीनतम है और ये मंदिरों के लिए फेमस है और ये तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ गई है बात ताम्रपर्णी नदी। कौन सी नदी? ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई चोटी, और अगस्त्यमलाई चोटी किसमें? कार्डमम की पहाड़ियों से। आप नोट कर लें कि ताम्रपर्णी नदी कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियों में अगस्त्यमलाई चोटी से निकलती हुई, और ये सबसे दक्षिणतम नदी है। सबसे भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है? यही है। कौन सी? ताम्रपर्णी नदी। और ये नदी जो है वो मन्नार की खाड़ी में, ठीक है, मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये मन्नार की, देखो ये इधर का क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया? पाक जल डमरू मध्य हो गया।
और ये मन्नार की खाड़ी हो गई। तो ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है और ये सबसे दक्षिणी नदी है। और कार्डमम हिल्स या यूँ बोल सकते हैं इलायची की पहाड़ियों में स्थित अगस्त्यमलाई चोटी से निकलती है। ये बात हो गई है दक्षिण भारत की नदियाँ, और उनमें से जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियाँ हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अरब सागर में गिरने वाली नदियों में। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।